हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटेस क्लासेस ऑनलाइन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वन शॉट में। बहुत छोटा सा लेसन है, आधा घंटा पौने घंटे में आप इसे रिवाइज कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि सारे फॉर्मूले आपको पता हो। क्लियर है? तो आज मेनली मैं स्लाइड्स के मदद से आपको पढ़ाऊंगा जिससे कोई भी फॉर्मूला छूटे नहीं। बहुत छोटा लेसन है, सिस्टमेटिक वे में लिखिएगा। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। करना है इसे हमें वन शॉट में, यानी आज ही चालू करना है, आज ही खत्म करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलके एक वेव बनाती है जिसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। इस तरह की वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें पता है जब पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ कौन ऑसिलेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑसिलेटिंग हो और दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो ईएम वेव जनरेट होती है, जो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। थोड़ा सा पढ़िए, स्लाइड्स की हेल्प से ही पढ़ेंगे आज, जिससे कुछ छूटे नहीं। A changing electric field produces changing magnetic field and vice versa, which gives rise to a transverse wave known as electromagnetic wave. क्या लिखा है? एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, पता है आपको। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने फैराडे लॉ में पढ़ा है। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था क्या होता था? करंट इंड्यूस होता था। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सब से क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। इन सब से क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? पढ़िए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ साइनोसॉइडली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और जो ईएम वेव जनरेट होती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये लिखा है एज वेल एज द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव निकालने का एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला भी बता देता हूं। ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी से हमें क्या निकल आएगी? डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकलेगी? ई क्रॉस बी से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकलेगी बेटा? बोलेंगे ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी यानी वो ई के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं? परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन निकालना हो तो फॉर्मूला लगा दो ई क्रॉस बी। डायरेक्शन निकालना हो तो फॉर्मूला लगा दो बेटा, बोलेंगे ई क्रॉस बी। क्लियर है? आगे देखिए, ईएम वेव पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट करंट। ईएम वेव पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है। इसकी एक प्लेट पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इंडक्शन के चलते दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन के चलते दूसरी प्लेट पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इनर सरफेस पे। और बाहरी सरफेस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन के चलते क्या होगा बेटा? अंदर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और बाहर वाली प्लेट पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कुल मिला के ये चार्जेस के इंड्यूस होने से एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है दोनों प्लेट्स के बीच में। चार्जेस के इंड्यूस होने से एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है दोनों प्लेट्स के बीच में,
जिससे क्या होता है अंदर एक करंट, दोनों प्लेट्स के बीच में करंट एस्टेब्लिश हो जाती है, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसे आईडी से लिखते हैं, जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसे आईडी से लिखते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में करंट इंड्यूस हो जाएगी, जिसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसे लिखेंगे कैसे, आईडी से लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। पढ़िए बेटा, क्या लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट, सिंबल क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का, आईडी। सिंबल क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का, आईडी। तो लिखो व्हेन अ कैपेसिटर इज अलाउड टू चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है सर्किट में, तो क्या होगा बेटा, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा। कैपेसिटर्स की प्लेट्स पर क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट्स होगा, जिससे क्या होगा, दोनों प्लेटों के अक्रॉस एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, दोनों प्लेटों के अक्रॉस एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और दोनों प्लेटों के बीच में करंट फ्लो होने लगेगी, जिसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। किसने कहा, मैक्सवेल ने कहा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू करंट। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाती है, करंट, और इस करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका फॉर्मूला है आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। इसकी शक्ल किसके जैसे मिल रही है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। क्या हुआ बेटा, एक कैपेसिटर हमने चार्ज करने को लगाया, कहाँ, किसी सर्किट में, तो उसकी दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा, जिससे क्या होगा, प्लेटों के बीच में एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और एक करंट फ्लो होने लगेगी, जिससे क्या होगा, प्लेटों के बीच में एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगी, जो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। डी फाई ई बाय डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जितने भी लॉज हैं उन्हें हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जितने भी लॉज हैं उन्हें हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बहती है, दो तरह की करंट होती हैं। एक तो होती है बेटा फ्लो ऑफ चार्जेस से बहती है जो करंट, उसे कहते हैं कंडक्शन करंट और आईसी से लिखते हैं। और एक होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये क्यों प्रोड्यूस होती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है, इसको आईडी से लिखते हैं। तो टोटल करंट क्या होती है, आईसी प्लस आईडी। टोटल करंट इक्वल टू क्या होती है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट यानी क्या, जो चार्जेस के फ्लो से प्रोड्यूस हो। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी प्रोड्यूस होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। तो टोटल करंट हम कैसे कहेंगे, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट को। टोटल करंट हम कैसे कहेंगे, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट को। टोटल करंट हम कैसे कहेंगे, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट को। इससे होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, देखो ये मैक्सवेल ने फिर 4 इक्वेशंस दी, कब, जबकि इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की। पहली इक्वेशन दी लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीए, जो होता है ये होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। ये क्या लिखा हुआ है, गॉस थ्योरम लिखा हुआ है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीए क्या होता है बेटा, बोलेंगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। इसे याद करो, क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। इसी के एनालॉजी में हमने लिख दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी ए इक्वल टू 0। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, बोलेंगे 0। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। लाइन ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी ए क्या होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। इसे ही पहले कहा जाता था गॉस थ्योरम। मैक्सवेल ने पूरी 4 इक्वेशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को कंपाइल किया।
इसी के एनालॉजी में इन्होंने लिखा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी ए इक्वल टू 0। अच्छा, तीसरा इनने दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ई डी एस क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू हो गया माइनस में डी फाई बी बाई डी टी। ये डी फाई बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या लिखा है? फैराडे का लॉ लिखा है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्या होता है? माइनस में डी फाई बी बाई डी टी। डी फाई बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज। ये क्या लिखा है? फैराडे का लॉ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इसी के एनालॉजी में हमने लिखा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एस। इसी के एनालॉजी में हमने क्या लिखा? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एस। ये एक तरह से एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन हुआ। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एस कहलाता था, याद करो, म्यू नॉट आई बस। एम्पियर ने क्या लो दिया था? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई, और प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण ये भी हो जाएगा म्यू नॉट। और ये देखो ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट करंट लिखा है। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ के आ रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये कौन सी करंट है? एक तरह से कंडक्शन करंट है। और ये कौन सी करंट है? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट ऑफ आई सी। म्यू नॉट कॉमन ले लो तो आई सी प्लस आई डी है ना। एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी को क्या कहते हैं? ये भी मिटा दो। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट कॉमन कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट को आई से लिखा है हमने, और डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे लिखा है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये एक तरह से मान लीजिए आपको याद करना है। तो ये मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करने के बाद। लगभग सारे फॉर्मूले वही हैं जो पहले हमने पढ़े, इसमें बस कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है। ये गॉस थ्योरम लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। गॉस थ्योरम जैसे ही फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड में लगाया तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी ए इक्वल टू 0। ये फैराडे का लॉ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू माइनस में डी फाई बाई डी टी। यहाँ कौन सा फ्लक्स होता है? मैग्नेटिक। और लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एस क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई होता है। ये कौन सा लॉ है? एम्पियर्स लॉ। तो म्यू नॉट आई तो होगा, लेकिन करंट में कौन सी करंट लेंगे? कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। कंडक्शन करंट भी और डिस्प्लेसमेंट करंट भी। तो कंडक्शन करंट को आई से लिखा है, डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी से। डिस्प्लेसमेंट करंट को किससे लिखा है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी से। एक काम कीजिए, मेरे साथ ही याद करते चलिए, लिखिए भी और याद भी करिए। तो 1 से 1.5 घंटे में, बल्कि 1 घंटे में ही आपका ईएम वेव कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आपको याद क्या क्या करना है। आपको याद क्या क्या करना है। चलिए आगे बढ़िए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़िए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रखा गया है ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स होती हैं कि लॉन्गिट्यूडनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम इज गिवन बाय c इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हवा या वैक्यूम में ईएम वेव इस स्पीड से चलती है, c इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हवा या वैक्यूम में ईएम वेव इस स्पीड से चलती है, c इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे? 8.86 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ईएम वेव लाइट की स्पीड से आगे बढ़ती हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। हवा या वैक्यूम में ईएम वेव की स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है?
C इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हवा या वैक्यूम में EM वेव की स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है? C इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हवा या वैक्यूम में EM वेव की स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है? C इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है एक तरह से, किसी दूसरे मीडियम में EM वेव की स्पीड कैसे निकाली जाती है? किसी दूसरे मीडियम में EM वेव की स्पीड कैसे निकाली जाती है? V इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट की जगह सिर्फ म्यू और एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन। C क्या था? 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब किसी दूसरे मीडियम में कैसे निकाली जाती है? 1/रूट में म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट म्यू आर। इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो चुकी है, मैग्नेटिज्म आपका हो चुका है। एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट म्यू आर। एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? C। तो C/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्या फॉर्मूला आ गया? C/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्या फॉर्मूला आ गया? C/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्या फॉर्मूला आ गया? C/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो किसी दूसरे मीडियम में EM वेव की स्पीड कैसे निकाली जाएगी? C/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। याद रहेगा। अगला क्या है बेटा, पढ़ो। इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स ऑफ E एंड B इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। होता क्या है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिवाइड कर दो मैग्नेटिक फील्ड से तो आपको लाइट की वेलोसिटी मिल जाएगी। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर दो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से तो आपको लाइट की वेलोसिटी मिल जाएगी। किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ EM वेव मिल जाएगी। C से लिखो या B से लिखो, एक काम करो किसी से भी ना लिखो, इज इक्वल टू लिख लो वेलोसिटी ऑफ EM वेव। वेलोसिटी ऑफ EM वेव किसी भी पॉइंट पे, ऐसा नहीं है बेटा कि लास्ट पॉइंट तक जाते जाते पहला पॉइंट भूल गए। याद करते हुए चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से तो हमें क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ EM वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से तो हमें क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ EM वेव। तो हमें क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ EM वेव। चौथा पॉइंट है ये। अगला, द एनर्जी इन EM वेव, द एनर्जी इन EM वेव इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ मैग्नेटिक। होता क्या है, EM वेव है तो वेव अपने साथ एनर्जी को ट्रांसमिट करती है तो इसके पास आधी एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और आधी एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? मैग्नेटिक फॉर्म में। तो U इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं UE प्लस UB। टोटल एनर्जी कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, या इसे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ UE क्योंकि ये आधी आधी है, या इसे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ UB। आधी एनर्जी किस फॉर्म में होगी मुझे बताओ? इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और आधी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? EM वेव की मैग्नेटिक फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी को अगर मैं U से लिखूं तो U इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? UE प्लस UB, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ UE, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ UB, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं मैं? 2 टाइम्स ऑफ UE, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ UB। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए बहुत ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कौन सा पॉइंट हो गया? ये 5वां। पॉइंट्स लिखते जाइए। अभी आपको बताया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है? एनर्जी को कैरी करती है ना? कोई भी वेव हो एनर्जी को कैरी करती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली एनर्जी के रेट को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। बहुत ध्यान से, रेट भी लगा है मतलब एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। इसको इंटेंसिटी भी कहते हैं एक तरह से, या पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो ये होता है 1/μ0 ऑफ E क्रॉस B। डेफिनेशन पढ़ो पॉइंटिंग वेक्टर की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, ये कहलाता है पॉइंटिंग वेक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी याद रहेगा, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। इसे एस से लिखते हैं, और एस क्या होता है? 1/μ0 टाइम्स ऑफ E क्रॉस B। 1/μ0 ऑफ E क्रॉस B, 1/μ0 ऑफ E क्रॉस B, 1/μ0 ऑफ E क्रॉस B। याद रहेगा, पॉइंटिंग वेक्टर यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है। अब ये है 7th पॉइंट। पॉइंटिंग वेक्टर को अगर स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो तो आ जाता है रेडिएशन प्रेशर। किसको किससे डिवाइड करना है? पॉइंटिंग वेक्टर को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो तो आ जाता है क्या? रेडिएशन प्रेशर। तो अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस होगी, एब्जॉर्बिंग सरफेस यानी जो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, तो रेडिएंट प्रेशर होगा S/C। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो रेडिएंट प्रेशर होगा 2S/C। अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस होगी तो प्रेशर कितना होगा? पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो इसका डबल। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो रेडिएंट प्रेशर कितना होगा? 2S/C। किसको किससे डिवाइड करना है? पॉइंटिंग वेक्टर को डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट से। पॉइंटिंग वेक्टर को डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमें क्या पता चलेगा? रेडिएंट प्रेशर। अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो रेडिएंट प्रेशर हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर अपॉन C। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रेडिएंट प्रेशर हो जाएगा 2S/C। बहुत सिस्टमेटिक स्लाइड्स हैं, इतना आपको इस लेसन में करना ही है। तो ये हो गया 7th पॉइंट। ये हो गया 7th पॉइंट। क्लियर है? अगला क्या है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी इसी को कहते हैं बेटा, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम को। तो सवाल उठता है कि इंटेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर में फर्क क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर को हम कह रहे हैं इंटेंसिटी। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। मतलब एस एवरेज जो है वो इंटेंसिटी कहलाता है। पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू को कहा जाता है ईएम वेव की इंटेंसिटी। हमने पढ़ा है कि एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम इंटेंसिटी भी होता है। अभी हम कह रहे हैं कि एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम पॉइंटिंग वेक्टर होता है। तो एक पूरी साइकिल की बात करें और पॉइंटिंग वेक्टर का क्या निकाले? एवरेज वैल्यू, तो वो कहलाती है इंटेंसिटी। वो कहलाती है इंटेंसिटी। वो कहलाती है इंटेंसिटी। जल्दी से इसके फॉर्मूले याद करो। E मैक्सिमम B मैक्सिमम अपॉन 2μ0, या क्या? E मैक्सिमम का स्क्वायर, E मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन, गलत लिखे हैं बेटा, ये दोनों गलत लिखे हैं। मैं अपने तरीके से लिख देता हूं। पहला तो सही है, E मैक्सिमम B मैक्सिमम अपॉन 2μ0। दूसरा होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन C। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट लगना था ये ऊपर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E मैक्स का स्क्वायर बाय C, हाफ एप्सिलॉन नॉट E मैक्स का स्क्वायर अपॉन C नहीं, इंटू C।
और या फिर हाफ बी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। बी मैक्स का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखना है किसके, हाफ बी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। वो लास्ट वाला तो सही था, ये गलत हो गया हाफ। अच्छा वो म्यू नॉट के टर्म्स में तो हो सकता है हम चेंज कर लें तो आ जाएगा ई मैक्सिमम। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी सही है। ये कैसे सही है मैं बता देता हूँ। हमें पता है ना ई एम बाई बी एम क्या कहलाता है, सी। ई एम बाई बी एम इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो इसमें क्या किया हमने, बी एम को हटा दिया। बी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ई एम बाई सी। तो ई एम बाई सी लिख देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। कुल मिला के अच्छे से लिख लो फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर से समझिए, अच्छे से लिख देता हूं। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ये क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ये क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, इंटेंसिटी लिख देता हूं मैं आई। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉइंट कौन सा चल रहा है, 8। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ये कहलाता है इंटेंसिटी। तो आई इक्वल टू हो गया एस एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, ई एम बी एम बाय 2 म्यू नॉट। ई एम यानी ई मैक्सिमम, बी एम यानी बी मैक्सिमम अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ई एम को हटा दिया, सी इंटू बी एम। तो सी इंटू बी एम का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो गया, बिल्कुल सही। और एक बार बी एम को हटा दिया ई एम बाय सी से, तो ई एम का स्क्वायर बाय 2 म्यू सी, ये भी बिल्कुल सही। और थोड़े से फॉर्मूले लिख सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू सी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर इंटू सी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर इंटू सी। या क्या है हाफ बी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। हाँ वो तो लिखा ही है। तो ये एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर इंटू सी। तो ये क्या हो गया, ये एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है, ये कहलाया इंटेंसिटी। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है, ये कहलाया इंटेंसिटी। एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है, ये कहलाया इंटेंसिटी। क्लियर है। अगला क्या है पढ़िए, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट का। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिक इफेक्ट का। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है। ईएम वेव में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है। तो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर। तो इसी कारण से इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहती हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों रहता है। तो ऑप्टिकल इफेक्ट के कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर। इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहा जाता है। एक 10th एक और लिख लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। एनर्जी पर तो 10 पॉइंट हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ईएम वेव, इसी को कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी। दैट इज, ये बहुत पूछे जाते हैं, द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय क्या लिखा बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ईएम वेव। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को सरल भाषा में क्या कहा जाता है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसके फॉर्मूले देख रहे हैं हम, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, इसे ही एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। पहला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं? एनर्जी डेंसिटी के। एनर्जी डेंसिटी यानी क्या? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या क्या फॉर्मूले हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी यानी क्या बेटा बोलेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूले हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। बहुत 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 ध्यान से याद रखना। एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ। 1 घंटे में अगर आपका ऐसा कोई लेसन हो रहा हो जिससे अक्सर एक क्वेश्चन आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट बड़ा ओरल सा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स होती हैं। दूसरा पॉइंट भी ओरल सा है, एयर या वैक्यूम में इनकी स्पीड कैसे निकाली जाती है? 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आती है। हवा या वैक्यूम में इनकी स्पीड कैसे निकाली जाएगी? 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगला है किसी दूसरे मीडियम में इनकी स्पीड कैसे निकाली जाती है? c/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। इस पे 2022 में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले पे। किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कैसे निकाली जाती है? c/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कैसे निकाली जाती है? c/रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। फिर है, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दूं मैग्नेटिक फील्ड से, ये मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता चल जाएगी या वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव पता चल जाएगी। E/b हमें क्या देता है? वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। E/b हमें क्या देता है? वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। अगला हमने क्या लिखा है? ईएम वेव की जो एनर्जी होती है वो आधी इलेक्ट्रिक होती है, आधी मैग्नेटिक होती है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डबल, या कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी का डबल। क्लियर है? और आगे बढ़े तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/म्यू नॉट ऑफ ई क्रॉस बी। 1/म्यू नॉट ऑफ ई क्रॉस बी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसी को तो बेटा इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो एक चीज है कि पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू को इंटेंसिटी कहेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू को इंटेंसिटी कहेंगे। आगे आएगा। अगला है, पॉइंटिंग वेक्टर को अगर स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें तो रेडिएंट प्रेशर आ जाएगा अगर सरफेस एब्जॉर्बिंग है तो। और इसका डबल कब करना पड़ेगा? जब सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? S/C एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, और प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? 2S/C रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। एक भी फॉर्मूला मिस नहीं करना। 8वां वही है कि पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू को इंटेंसिटी कहते हैं। इसके फॉर्मूले रटो, EM/BM/2 म्यू नॉट, या फिर EM²/2 म्यू नॉट इंटू सी अपॉन में, या C/2 म्यू नॉट इंटू BM², या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट EM² इंटू सी। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिए। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिए। ये किसके फॉर्मूले हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? अगला है, इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को कहा जाता है लाइट वेक्टर। लास्ट है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। याद रहेगा? और आगे बढ़ते हैं। अब चालू हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जितना भी रट पाओ, लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है रेडियो वेव्स। एक तरह से हमने देखी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज रट लेना।
बाकी मैं इसे शॉर्ट में भी लिखवाऊंगा अभी, इससे नहीं रटना, जो शॉर्टकट में दूंगा वो याद कर लेना। प्रोड्यूस कैसे होती हैं? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेशन के कारण। खास बात क्या है रेडियो वेव्स की? लार्ज वेवलेंथ है इनकी, जिससे क्या होता है इनमें डिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इनका डिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे ये कहाँ यूज होती हैं? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। प्रॉब्लम क्या है बेटा? इनमें इंटरफेरेंस हो जाता है, इनमें इंटरफेरेंस हो जाता है तो दो वेव्स के बीच में हमें गैप रखना पड़ता है। इंटरफेरेंस ना हो, जैसे आप रेडियो सुनते हो तो एक कोई है मान लो 93.5, तो 93.6 किसी को अलॉट नहीं कर देंगे, है ना, फिर एक गैप रखेंगे। 94.7 बैंड आया, फिर इतना गैप क्यों रखा? जिससे इंटरफेरेंस ना हो। रेडियो वेव्स में क्या हो जाता है? इंटरफेरेंस, जिससे डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं। तो एक गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए कि ये इन कम्युनिकेशन में तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनसे सिमिलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स फिर किसी को अलॉट नहीं करना चाहिए। तो रेडियो वेव्स हैं, जितना पढ़ पाओ पढ़ो बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोर्स में है, 2-3 सालों में एक आध क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बहुत ध्यान से आपको करना है। इनका शॉर्टकट में लास्ट में लिखवाऊंगा, तो वो तो याद करना ही है। ये कर पाओ नहीं कर पाओ चलेगा, लास्ट में जो मैं बोलूँ वो आपको याद रखना है। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। दिक्कत क्या है कि इनमें इंटरफेरेंस हो जाता है, तो दो बैंड्स के बीच में हमें गैप रखना पड़ेगा, दो बैंड्स के बीच में हमें गैप रखना पड़ेगा। तो रेडियो वेव से चालू करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगला है माइक्रोवेव्स, अगला है माइक्रोवेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 हर्ट्ज। याद कर पाओ तो याद कर लीजिएगा। और वेवलेंथ है, इनकी एनर्जी भी कम है, इनकी एनर्जी भी कम है। कोई एक चीज़ याद करने पे दूसरी चीज़ निकल सकती है। अगर आपको वेवलेंथ रेंज याद हो तो C = म्यू लैम्डा लगाकर आप फ्रीक्वेंसी रेंज निकाल सकते हो, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज ना याद हो तो C = न्यू लैम्डा लगाकर आप वेवलेंथ रेंज निकाल सकते हो। माइक्रोवेव्स की भी कहाँ से प्रोड्यूस होती है ये? ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेशल ट्यूब्स। इसमें क्या होता है? इनकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम हुई, इनकी वेवलेंथ थोड़ी सी, इनकी वेवलेंथ क्या है कंपैरेटिवली? शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होंगी ये। और अगर ये रेजोनेट करती हैं किससे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, जिससे इनका यूज माइक्रोवेव ओवंस और सेलफोन्स में करते हैं। ये मेन तो माइक्रोवेव ओवंस में यूज हो रही है, नाम ही इनका माइक्रोवेव है। तो इनकी क्या खास बात होती है कि ये रेजोनेट करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिससे क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है ना। इनको कहाँ यूज करते हैं? कैंसर के कुछ फॉर्म को ठीक करने में, लिविंग टिश्यू को डैमेज कर सकती हैं ये, हीटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कर सकती हैं विद इन टिश्यूज। जितना आप याद कर पाओ स्टेबल को आप याद कर लीजिएगा, जितना भी याद कर पाओ। प्योर थ्योरी है बेटा, इसमें मेहनत करनी पड़ती है तो ये याद होते हैं। नहीं याद करो तो एक शॉर्टकट बताऊंगा लास्ट में, वो आपको याद करना है। तीसरा स्पेक्ट्रम का पार्ट है इंफ्रारेड। तीसरा स्पेक्ट्रम का पार्ट है इंफ्रारेड। इनकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी के कम होने से इनकी एनर्जी कम होगी। क्या कहाँ से आती है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ट्रांजिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सनलाइट, ये सब इंफ्रारेड रेडिएशंस देते हैं हमें। क्या होता है? कॉज ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्बिंग इट टू बिकम वार्म, जो ऑब्जेक्ट इन्हें एब्जॉर्ब करेगा वो वार्म हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग में यूज होती हैं, नाइट विजन में यूज होती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हीट में यूज होती हैं। इनका ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो टिश्यू बर्न हो जाता है। सिग्निफिकेंट एक्सपोजर कैन बर्न टिश्यू। जितना आप याद कर पाओ आपको याद करना है। ये बात हो गई इंफ्रारेड की, ये बात हो गई इंफ्रारेड रेडिएशन की। इसीलिए मैं स्लाइड्स लेकर आया हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए।
मिनिमम टाइम में आपको बता दिया जाए कि आपको इतना याद करना है, इसको मैं नहीं कहूँगा कि अभी के अभी याद करना है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी हर लेसन में उसी टाइम आपको याद करवाता हूँ। विजिबल, जिससे हमें चीज़ों को देख पाते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज याद कर लेना। इनकी रिलेटिव एनर्जी क्या है, मीडियम है। कहाँ से एमिट होते हैं, या हायर एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या होता है, इन्हीं की प्रेजेंस में हम चीज़ों को देख सकते हैं। और क्या है, लिमिट्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन। लिमिट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, है ना। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम विजिबल लाइट की प्रेजेंस में भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को। तो अगला क्या आता है, शुरुआत में हमने कौन सी वेव पढ़ी, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी कम थी। विजिबल में भी वेवलेंथ इंटरमीडिएट होती है और ये मीडियम एनर्जी वेव्स होती हैं। कैसी वेव्स होती हैं ये, मीडियम एनर्जी वेव्स। ये सारी हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट। फिर आ गए हम अल्ट्रा वायलेट पे। विजिबल को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हाई एनर्जी वेव्स कहलाएंगी ये। इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज याद कर लेना। ये भी वही होता है बेटा, हायर एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये एमिट होती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट। और सन भी एक सोर्स है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का। ये क्या होता है बेटा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, बैक्टीरिया किल करती हैं। इनसे हमें सनबर्न होता है, लॉन्ग एक्सपोजर है तो कैंसर हो सकता है। लॉन्ग एक्सपोजर से हमें क्या हो सकता है, कैंसर, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि एनर्जी इनकी क्या है, ज़्यादा है, तो ह्यूमन बॉडी को ये डैमेज करेंगी। क्लियर है। अल्ट्रा वायलेट के बाद आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरे। इनकी कोशिश करना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज याद कर लो। कोशिश कीजिएगा, क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 10 की पावर 17 से 10 की पावर 20 हर्ट्ज, और वेवलेंथ क्या है 10 की पावर -9 से 10 की पावर -12। वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई। फार्मूला क्या होता है, सी E=H नहीं होता है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। इसमें भी वही इलेक्ट्रॉन के ट्रांजैक्शन से ये निकल रही है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हाई एनर्जी पे हम एक्सेलरेट करें तो भी एक्सरे निकलती हैं। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करते हैं। एक्सरे का क्या यूज़ है, आप जानते हो कि ये पेनिट्रेटिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, और इनसे भी कैंसर हो सकता है लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो रहा हो तो। लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो रहा हो तो ये भी हमारी सेल्स को डैमेज करेंगी, और इनसे भी क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। लॉन्ग एक्सपोजर इनका हार्मफुल है। तो एक्सरे याद करिएगा, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। क्लियर है। अगला है गामा रेज। अगला क्या है बेटा, गामा रेज। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने से इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने से इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। ये क्या होती हैं, गामा रेज रेडियो एक्टिविटी में निकलती हैं, पता है आपको। रेडियो एक्टिविटी से निकलती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर और ज़्यादा होती है। ये हमारे जीन्स को भी डैमेज करती हैं, और इनके लॉन्ग एक्सपोजर से सिकनेस और डेथ भी हो सकती है। इनके लॉन्ग एक्सपोजर से सिकनेस और डेथ भी हो सकती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, है ना, और वो वेव हमारे लिए डेंजरस होगी। क्लियर है, नोट कीजिए। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि आपको डाटा दे देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप निकालते हो, तो पूछा जाता है कि ये किस कैटेगरी में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में आ रही है। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट पेज पे आ गए हम। सबसे पहले लिखो रेडियो वेव्स के बारे में। वेवलेंथ रट लो। इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है 0.1 मीटर से। जिनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से बड़ी है उन्हें आप रेडियो वेव्स में रखो। फिर आ गया माइक्रोवेव्स।
फिर क्या आ गया, माइक्रोवेव्स। इनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। इनकी वेवलेंथ कितने कहाँ तक होती है, बिटवीन 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। ये रट लो बेटा, ये आपको रटना है। 0.1 मीटर से बड़ी तो क्या, रेडियो, और 0.1 मीटर और 1 मिलीमीटर के बीच में तो माइक्रोवेव्स। ये वेवलेंथ दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा से। अगर आपको वेवलेंथ रेंज याद है तो फ्रीक्वेंसी रेंज आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अगला है इंफ्रारेड। तो 1 मिलीमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ये कहलाती है इंफ्रारेड। 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, ये कहलाती है इंफ्रारेड। फिर आ गई विजिबल। विजिबल को रखो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। ठीक है बेटा, वेवलेंथ 700 कम होती जा रही है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ती जाएंगी। पांचवा लिखो अल्ट्रावायलेट। 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट 400, ये तो रटना पड़ेगा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो टेबल के फॉर्म में लिखवाया वो याद हो ना याद हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। फिर आ गई एक्सरे, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कितनी बेटा, 10⁻³ नैनोमीटर। लास्ट आ गई बेटा गामा रेस। लास्ट क्या आ गई बेटा, गामा रेस। लास्ट क्या आ गई बेटा, गामा रेस। इनकी वेवलेंथ जो होगी वो 10⁻³ नैनोमीटर से जो कम होगी जिन रेस की, वो कहलाएंगी गामा रेस, यानी बहुत कम होगी। बहुत कम वेवलेंथ यानी क्या, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। यहाँ से यहाँ आने में, ये भी रट लेना, वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी, है ना। यहां से ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो वेवलेंथ देखो लगातार कम होती जा रही है। वेवलेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। बहुत ध्यान से बेटा, इसको तो आपको याद करना ही है। इतना सिंपल किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इतना सिंपल किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहले चलिए रिवाइज करें। रेडियो वेव्स की बात की, इनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज़्यादा होगी। माइक्रोवेव्स की 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होगी। इंफ्रारेड की 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होगी। विजिबल की 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होगी। अल्ट्रावायलेट की 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होगी। एक्सरे की 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच होगी। और गामा रेस की 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होगी। तो यहाँ से आने में वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 शॉट में। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से इसे याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में फिक्स है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।